हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप भारत दर्पण के इस यूट्यूब चैनल से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। आज बीते हुए ये वर्तमान वर्ष अपने अंतिम दौर में चल रही, सेकेंड लास्ट दिन है वर्तमान हमारी इस शक संवत का। तो इस शक संवत के सेकेंड लास्ट के दिन आज एक अंग्रेजों की भारत में विजय के पूर्व की जो कहानियां हैं, किस प्रकार से भारत आया, उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं, जो पूरी तरह आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आधारित होती है। जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ज्ञात होगा कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके पश्चात डच, और तब जो है तीसरा यूरोपीय के रूप में व्यापार करने के लिए आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। विद्यार्थीगण, 31 दिसंबर 1600 को ध्यान रखना है, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया और महारानी एलिजाबेथ, देखिए दो महारानी का नाम आता है। 1857 की क्रांति के समय होती है महारानी विक्टोरिया और यहाँ है महारानी एलिजाबेथ। 15 वर्षों के लिए पूर्वी देश, अब भारत क्योंकि इंग्लैंड पश्चिम में है, भारत पूरब में है, तो कोई स्पेशल नहीं था कि भारत पूर्वी देश, भारत सहित अन्य जो पूरब के देश हैं उससे व्यापार करने की एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 31 दिसंबर 1600 को। उस वक्त भारत में मुगल बादशाह अकबर, अलग बात है कि अकबर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश नहीं होता है। वह प्रवेश जब हुआ तब जहांगीर का शासन हो चुका था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत पर मुगल का शासन। हाँ, पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच, पहला अंग्रेज जो भारत आया था उसका नाम था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जब भारत आया था उस वक्त भारत में मुगल बादशाह अकबर था। तो पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच भारत आया, उस वक्त भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन काल था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय अकबर भारत का शासक था, लेकिन सर्वप्रथम रेड ड्रैगन, नाम देखिए याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है, रेड ड्रैगन नामक जहाज पर सवार होकर कैप्टन हॉकिंस सबसे पहली बार 1608 ईस्वी में भारत पहुंचा। तो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचा 1608। अब देखिए, अब पढ़ते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ 1602 में, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कारोबार 1605 में भारत पहुंच गया था। इसलिए आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेकर एसएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्रम में, तो पहले पुर्तगाली, उसके पश्चात डच, तब अंग्रेज, तब फ्रांसीसी होता है। जबकि सामान्य अवस्था में क्या होता है कि 1498 में पुर्तगाली आए, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हो जाता है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन होता है, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कारोबार 1605 में भारत पहुंचा, जबकि अंग्रेजों का 1608 में पहुंचा। इसलिए डच के बाद इसका स्थान तीसरा आता है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके पश्चात देखना है कि क्योंकि कैप्टन हॉकिंस को फारसी भाषा की अच्छी खासी ज्ञान थी और जहांगीर को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, चूंकि इसे जहांगीर से वार्तालाप करना था, मुगल बादशाह से वार्तालाप करना था, मुगल बादशाह से सुविधा प्राप्त करना था, इसलिए यह जो है अपना विचार को उसी भाषा में रखना होगा इस भाषा में सामने वाला जानता हो। इसके फारसी का ज्ञान था, इसी कारण कैप्टन हॉकिंस को जहाज का व्यापारिक का कारोबार का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था। इसने फारसी भाषा में जहांगीर से बात की, अर्थात जब भारत आया तब भारत में जहांगीर का शासनकाल था और जहांगीर से इसने फारसी भाषा में संवाद स्थापित किया। जहांगीर इससे काफी प्रसन्न हुआ। एक यूरोपीय जिससे कि फारसी का ज्ञान नहीं है, वो फारसी भाषा में संवाद स्थापित कर रहा है, तो फारसी भाषा ज्ञान होने का इसे इंग्लिश खान, क्योंकि वो अंग्रेज इंग्लैंड का था,
उसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया। उसने जो है इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया और अपने दरबार में 400 पद का मनसबदार, 400 पद का मनसबदार। आपको ज्ञात होगा कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने किया, जो मंगोलों के शासन प्रणाली से प्रभावित था। दशमलव प्रणाली पर आधारित मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के तहत इसका गठन किया गया था। तो अपने दरबार में 400 पद का मनसबदार का पद दिया, लेकिन उपाधि दी गई, पद दिया गया, लेकिन वो नहीं मिला जिसके लिए वो आया था। देखते ना कि जब मेरा जनाजा निकला सारा जमाना निकला, पर वो नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। ठीक स्थिति यहाँ भी हुई। सारी सुविधा मिला, लेकिन वो नहीं मिला जो इसे चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि 1498 में पुर्तगाली भारत आए थे। उसके बाद 1505 में अल्मीडा को पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया था ताकि सागरीय क्षेत्र पर उसका एकाधिकार हो, यूरोप की कोई अन्य कंपनी भारत में प्रवेश न कर सके। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी के कारण, अब मुगल के काल में जब इस्लाम धर्म के लोगों को मक्का जाना होता था तो फारस की खाड़ी होते हुए जाते थे और उस सागर क्षेत्र पर पुर्तगालियों का अधिकार था और पुर्तगाली लोग उन्हें ईसा मसीह का फोटो लगा हुआ एक प्रमाण पत्र देते थे कि आप हमारे जहाज से जा रहे हैं, तब उस प्रमाण पत्र रहेगा तो उसको हम, उस टोकन आपके पास रहेगा तो हम लेकर आवेंगे। कहीं कहीं वो खटकता था, हम जा रहे हैं अपने इस्लामिक धार्मिक काम के लिए, लेकिन फोटो रखे हुए ईसा मसीह का, तो लेकिन इनके पास विकल्प नहीं था क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी थी। तो अंग्रेज ने अंग्रेजों की सफलता के मार्ग में पुर्तगालियों की ब्लू वाटर पॉलिसी थी। पुर्तगालियों के दबाव में मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को इस कंपनी को कोई सहायता नहीं दे सके। अंग्रेज इस बात को समझा। यही देखिए विवेक होता है, यही IQ होता है जो कि हर समय जरूरत पड़ती है कि सामने वाला तो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्योंकि लेना सामने वाला से है। तो सामने वाली क्या सोचता है, सामने वाली की क्या नजरिया है, सामने वाला क्या चाहता है, जब तक हम उसकी मनोदशा को नहीं पढ़ेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जब तक प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझेंगे, प्रश्न पूछने वाले की मानसिकता को नहीं समझेंगे, तब तक सफलता मिलना मुश्किल हो जाती है। अंग्रेज इस बात को समझा और उसके बाद 1612 में सवाली का युद्ध में अंग्रेजों ने पहले पुर्तगालियों को पराजित किया और वास्तव में कहा जाए तो यहीं से भारत पर विजय की मार्ग का पहला चरण, पहला स्टेप था जो उसने सफलता पूर्वक उसको अंजाम तक पहुंचाया। सवाली युद्ध में उसने पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त किया। उसके पश्चात मुगल इससे काफी, क्योंकि मुगलों को यह विश्वास दिलाया कि आपको पुर्तगालियों से किसी प्रकार का भय नहीं करना है, मैं आपको भयमुक्त करता हूं कि मैं पुर्तगालियों से आपको हर हाल में उसकी सागरीय नीति से, ब्लू वाटर पॉलिसी से आपको नियंत्रण मुक्त कर दूंगा और मैं अपने जहाज से आपके यात्री को मक्का ले जाऊंगा जहां किसी प्रकार का कोई धार्मिक आपकी भावना आहत नहीं होगी। तो धार्मिक भावना को उसने संरक्षण प्रदान किया और यही कारण था तत्काल देखिए 1612 में युद्ध जीता। 1613 में उसे पहली विधिवत तौर पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति, फैक्ट्री मतलब गोदाम, अर्थात सूरत में उसे पहला गोदाम खोलने की विधिवत तौर पर अनुमति प्रदान हो जाती है। तो उस नब्ज को समझना है, उस नब्ज को पकड़ना है जहां से हमें लाभ लेना है। ये देखिए 1612 में सवारी का जीता, 1613 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गया। उसके पश्चात 1615 में सर टॉमस रो 1615 में सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। अब पहला जो कैप्टन हॉकिंस था ये व्यापारिक दल का नेता के रूप में था और ये ब्रिटिश महाराजा के राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में आया। सवाली का विजय प्राप्त कर चुका था। मुगल बादशाह को ये विश्वास दिलाने में सफल रहा, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको केवल और केवल लाभ ही लाभ होगा, किसी प्रकार का आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। मुझे आपसे कुछ नहीं, केवल भारत में व्यापार करने, आपके सामान को खरीदेंगे,
यूरोप के बाजार तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको और आपकी जनता को लाभ होगा। उसने इस बात को विश्वास दिलाया और उसे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलना शुरू हो गई। 1633 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर सबसे पहली बार बालासोर 1633 में बालासोर उड़ीसा में अपना प्रथम फैक्ट्री, प्रथम गोदाम की स्थापना की। जिस वक्त अंग्रेज पूर्वी तट पर अभी कदम रख रहा था, उस वक्त पटना तक में डच जो है 1632 में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर चुका था। तो 1633 में अंग्रेजों ने पहला पूर्वी तट पर व्यापारी कोठी बालासोर में, यूँ तो एक मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1608 में ही वह अनाधिकृत तौर पर वो स्थापित किया था, लेकिन अधिकृत तौर पर, ऑथराइज तौर पर 1633 में अंग्रेजों का ये पहला व्यापारी केंद्र था। उसके पश्चात 1639 चंद्रगिरी मद्रास तमिलनाडु, चंद्रगिरी के राजा से उसने मद्रास को लीज पर लिया, सागर तट को लीज पर लिया, जहां वो अपनी व्यापारिक जहाज बंदरगाह का निर्माण कर सके ताकि सामान लाने ले जाने में सुविधा हो। और 1639 में उसने मद्रास को लीज पर प्राप्त किया, किससे? चंद्रगिरी के शासक से। और वहां उसने सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला का निर्माण करवाया, सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला का निर्माण करवाया, जो आज भी मद्रास में उपलब्ध है। उसके पश्चात देखिए एक इसका और कदम आता है कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार से होता है। और पुर्तगालियों ने 7 टापुओं का नगर बम्बई, जो कि एक व्यापार के लिए बहुत ही बेहतर स्थान था, प्लेस था, उसने दहेज के स्वरूप अंग्रेजों को दे दिया। अब सोचिए आज का बम्बई और तब का बम्बई, संपूर्ण बम्बई को पुर्तगालियों ने, क्योंकि आपको पता है पुर्तगाली 1510 में पहले गोवा पर अधिकार कर लिया था, फिर ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत वो बम्बई के सागर क्षेत्र पर उसका एकाधिकार था। तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज, अंग्रेजों के मैंने ब्रिटिश राजा को दहेज में दान में दिया। और ब्रिटिश राजा ने मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया पर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। सोचो पूरे बम्बई का 10 पाउंड, आज तो 10 पाउंड वहाँ एक कदम रखने का किराया भी यदि उसको लिया जाए तो दोनों पाँव आप एक जगह खड़ा रह सकें, यदि उसे तो भी 10 पाउंड से ज़्यादा लग जाएगा। तो 10 पाउंड में पूरा बम्बई 1 वर्ष के लिए उसे किराया पर दे दिया। अब देखिए यहाँ पर मद्रास आज भी महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र है। बम्बई ये 2 महत्वपूर्ण, सूरत में तो पहला कदम रखा था, बालासोर में रख चुका था, तो सागर क्षेत्र में उसका पांव फैलता जा रहा था। अब आइए सबसे पहले अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में बंगाल का तत्कालिक सूबेदार शाह सूजा ने व्यापार करने की अनुमति दिया और सर्वप्रथम हुगली में उसने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र अर्थात फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद 1672 में जब बंगाल का सूबेदार अजीम मुश्तान था, उसने मात्र 3000 रुपया वार्षिक के बदले अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दिया कि पूरे बंगाल के क्षेत्र से केवल आप 3000 रुपया वार्षिक चुकता कर दीजिए, उसके पश्चात जनता से आप सामान खरीदिए, जो कीमत वो तो आपको करना है, जनता आपको सामान देगी, आप उसे यूरोप के बाजार में बेच सकते हैं। भारत में चूंकि सरप्लस उत्पादन था, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक हब था, यहाँ की सामान को यूरोप जाएगा तो भारतीय जनता को लाभ होगा, तो उसने लाभ सीधे जनता को हाथों में सौंपा कि आप 3000 रुपया हमें दीजिए, बाकी आप व्यापार कीजिए। यहाँ तक देखिए सिर्फ और सिर्फ 1600 से आ रहा है, 1672 तक कहीं भी उसकी कोई राजनीतिक आकांक्षा अस्पष्ट रूप से भी प्रकट नहीं होती। दूर का खिलाड़ी था, पहले व्यवस्था को तैयार कीजिए, सिस्टम को तैयार कीजिए, विश्वास लीजिए, उसके बाद विश्वासघात करना है। पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ा होगा, बिलार का, वो चिड़िया के घोंसला में
सुरक्षा, उसकी घोंसला की सुरक्षा, उसके अंडे की सुरक्षा करने का आश्वासन देती है, विश्वास दिलाता है और फिर जो है सो वही भक्षक के रूप में काम करने लगता। तो वही हाल यहाँ भी। अंग्रेज पहले रक्षक के रूप में, पहले शुभचिंतक के रूप में, फिर बाद में ऐसा शुभचिंतक बन गया कि जब भारत को शुभ होती थी उसको चिंता होने लगता था। तो अपने को स्थापित करने का प्रयास किया। उसकी राजनीतिक तौर पर फौरी कदम, ऐसा तो राजनीतिक कदम कह भी नहीं सकते, लेकिन चलिए कुछ आंतरिक तौर पर वायता देखिए 1698 में मात्र 1200 रुपया के बदले में अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर 3 गांव की जमींदारी मात्र 1200 रुपया में अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। इसी तीनों गांव के पास अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम, सब क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है, तो फोर्ट विलियम नामक किला का निर्माण करवाया गया। और 1698-99 में जॉब चारनाक ने इसी तीनों गांव और फोर्ट विलियम के चारों ओर जिस नगर का निर्माण करवाया वो वर्तमान में कलकत्ता। अब देखो पटना से तुलना करें, कलकत्ता की स्थापना 1698 में अर्थात 1700 ईस्वी के लगभग हुआ। आज मात्र 300-350 वर्ष, 350 वर्ष कलकत्ता का हुआ। और देखो भारत के 4 महानगर में आता पटना की स्थापना कलकत्ता से लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ। और पटना के बारे में लिखता है मेगास्थनीज कि 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा गंगा और सोन के संगम पर 1 मील बराबर 1.5 किलोमीटर। आज भी देखें पटना जो 461 ईसा पूर्व, चलिए जिस वक्त लिख रहा है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज 300 ईसा पूर्व में, आज से 2300 वर्ष पूर्व की जो स्थिति पटना की थी, आज भी पटना लगभग उसी स्थिति में या उससे बदतर अवस्था में, क्योंकि तब तो पटना दुनिया का सबसे समृद्धशाली, सबसे व्यवस्थित, सबसे सुंदर नगर हुआ करता था। और आज पटना जो सबसे प्रदूषित, गंदगी का तो लगातार ये अवनति की ओर बढ़ता है। तो अवनति से उन्नति की ओर बढ़ने के लिए लगातार आपको प्रयास करना होता है। तो जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना 1698-99 में किया। अब उसका आज के महानगर को देखा जाए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, 3 महानगर पर वो अपने आप को काफी सशक्त, काफी मजबूत कर चुका था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जो तीनों सागरीय क्षेत्र था, क्योंकि उसकी जो भी ताकत थी सागरीय ताकत थी। उसके बाद देखते हैं कि 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर, जिसका यह एकमात्र ऐसा बादशाह रहा जिसका राज्याभिषेक पटना में, इसका राज्याभिषेक पटना में हुआ, मुगल बादशाह फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ। फर्रुखसियर का ही बेटा था अजीमुशान, जिसके नाम से पटना का अजीमाबाद। तो उसने अपने पिता को भी काफी संरक्षण दिया ताकि राज्याभिषेक हो सके। तो फर्रुखसियर ने 1717 में मुगल बादशाह के रूप में शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को जो सुविधा बंगाल के सूबेदार के द्वारा अलग अलग कालखंड में दिया गया, उस सभी सुविधा को उन्होंने शाही फरमान के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया। ऐसे एक होता है सुनहरा फरमान, तो गोलकुंडा के शासकों के द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था। यहाँ शाही फरमान, सुनहरा फरमान और शाही फरमान। तो शाही फरमान के द्वारा इसे वो सभी अधिकार प्राप्त हुआ जो इसे मुगल बादशाह ये बंगाल के सूबेदार के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर देखो पहला कदम है 3 गांव की जमींदारी, 3 गांव का मालिक, 3 गांव का सरकार उसका बन गया। भले 3 गांव का ही बना, देखो 3 गांव की कितनी महत्ता होती है। देखो महाभारत में क्या मांगते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं जब राजदूत के रूप में जाते हैं दुर्योधन के दरबार में, या फिर कह सकते हैं धृतराष्ट्र के दरबार में, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अर्थात वहाँ 5 गांव। अब देखो 5 गांव नहीं दे सका, क्योंकि उसे था कि 5 गांव जो है वो फिर साम्राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ दिया गया एक अधीनस्थ राजा के रूप में, और एक वो जो है सो राजसू या कराकर के स्वतंत्र राज की स्थापना किया, वो भय वहाँ था। यहाँ देखिए उस इतिहास को हम लोग सीखते नहीं,
इतिहास से सीखना चाहिए। इतिहास इससे नहीं पढ़ते कि अतीत की कहानी है, उससे सीखने के लिए अतीत की तमाम घटनाक्रम, उसका गुण दोष का परीक्षण करना, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उस काल की अतीत, उस काल की विकास, उस काल का विनाश, उस काल की अवनति, उस काल की उन्नति का कारण और निदान को पढ़ना, उससे सीखना इतिहास है। तो यहाँ देखो सीखे नहीं, 3 गाँव की ज़मींदारी दिए और वो 3 गाँव जो है सो देखो पूरे भारत में तब्दील कर दिया गया। यह था अंग्रेजों की भारत में विजय के पूर्व की कहानी। तो इसी कहानी में थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। 1741 बिहार का नायब सूबेदार अली वर्दी खां, लेफ्टिनेंट गवर्नर अली वर्दी खां ने बंगाल का नवाब सरफराज खां की हत्या कर मुगल बादशाह को रिश्वत देकर बिहार बंगाल का सूबेदार बन जाता है, बिहार बंगाल का नवाब बन जाता है। अब यहीं से कहीं न कहीं देखिए दहशत क्या होती है। इसने अंग्रेजों की तुलना, अली वर्दी खां जब तक जिंदा रहा, अंग्रेजों को किसी प्रकार की भारत की राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दिया। लेकिन भय तो व्याप्त था, क्योंकि अंग्रेजों की तुलना इसने मधुमक्खी से किया। ये कहता है कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, यदि इसे न छेड़ा जाए, यदि इसे न छेड़ा जाए तो पर्याप्त मात्रा मधु देगा, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर लहूलुहान कर देगा। ये बतलाता है कहीं न कहीं अंग्रेजों के भय, अंग्रेजों का दहशत दिलो दिमाग में पूरी तरह छा चुका था। यदि इसे न छेड़ा जाए तो पर्याप्त मात्रा मधु देगा, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर लहूलुहान कर देगा। ये अली वर्दी खां का वक्तव्य है, जो बतलाता है कि इसके प्रति भय की भावना व्याप्त हो चुकी थी। तो विद्यार्थीगण इस प्रकार से देखते हैं 1756 में, देखिए यहीं से विजय की यात्रा शुरू होती है। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात, अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, और आपको पता है प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला पराजित हुआ है। तो अंग्रेज जो है 1600 से लेकर 1757 तक एक व्यापारी के रूप में रहा, थोड़ा सा 1698 में 3 गांव की जमींदार के रूप में, और उसके पश्चात 1757 से उसकी विजय यात्रा शुरू होती है। उस करीब हम लोग किसी अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से उसने भारत की विजय किया, कहाँ कहाँ युद्ध लड़ा, किस किस युद्ध में किस किस को पराजित किया इत्यादि। धन्यवाद।